हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? और हमारे जो लास्ट दो वीडियोस थे वो थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे फ्रॉम द ग्राउंड, एंड सेकंड जो था फ्रॉम द हाइट। उसके साथ साथ मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। इसके बाद इस यूनिट में एक टॉपिक रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, तो वो मैं टॉपिक अभी नहीं करवा रही हूँ। द रीज़न इज़ कि जब हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत से पार्ट्स आएंगे सर्कुलर मोशन के। तो इधर मैं थोड़ा करवाऊँ, फिर उसको आगे कंटिन्यू करके उस चैप्टर में वापस करवाऊँ, तो वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं जब वो लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर एंड करूँगी, तो एंड में कुछ टॉपिक्स आएंगे जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होंगे, बैंक्ड रोड वगैरह जो होंगे टॉपिक्स, तो उसके साथ में ही मैं पूरा करवाऊंगी, इंट्रोडक्शन से लेके फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल, फिर उन टॉपिक्स पे आके, ताकि वो प्रॉपर होगा ना, एक तरीका होगा पढ़ने का कि हाँ हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर फॉर्मूलाज पढ़े, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं करवाऊंगी, मैं डेफिनेटली करवाऊंगी। और इसी जो नेक्स्ट चैप्टर भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अगले वीडियो में, उसी में करवाऊंगी। और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। द रीज़न इज़ कि प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर मैं नीट जेई वालों की बात करूँ, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बना देती हूँ जिसमें हम लोग और कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे, मैं न्यूमेरिकल्स वही करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ रखी है। कुछ मैं अपनी साइड से करवाऊँगी, जो मुझे लगता है कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं न्यूमेरिकल्स ऐड करूँगी। तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं और आज ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अलग दूसरा चैप्टर विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा है कि इस पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट ओ पे एक आदमी खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, कुछ भी बोल दीजिए, वो खड़ा है और वो यहाँ से एक बॉल को थ्रो करता है। बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, कुछ भी ले लो, वो यहाँ से इस पॉइंट से एक बॉल को थ्रो करता है। और वो कहाँ पे खड़ा है? एक कोई इलेक्ट्रिक पोल है, कोई सा भी पोल ले लो, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोल नहीं लेना तो दूसरा पोल ले लो। एक पोल से 2 मीटर की डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में खड़ा है। यहाँ से वो एक बॉल को थ्रो करता है और जैसे ही बॉल को थ्रो करता है ना, वो बॉल पोल के हाईएस्ट पॉइंट को टच होकर निकलती है। उसने थ्रो करा, कुछ उसका इस टाइप का पाथ होगा, वो हाईएस्ट पॉइंट को थ्रो करके आगे की साइड जाती है और वो पोल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे ग्राउंड को टच करती है। ये 4 मीटर हो गया, यहाँ पे वो ग्राउंड को ये ले लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इस पॉइंट ए पे वो बॉल को, ग्राउंड को टच करती है बॉल। तब आपको ये निकालना है, हमको पोल की हाइट भी दे रखी है विच इज़ 5 मीटर। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि आप थीटा भी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी यू भी निकालो, जिस वेलोसिटी से उसने फेंका, ये जो वेलोसिटी होगी ना, ये वाली, जिस वेलोसिटी से फेंका है, किस एंगल पे फेंका है वो भी निकालो, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी पाथ की वो भी निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और रेंज क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो रेंज हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, रेंज ऑलरेडी निकली हुई। द रीज़न इज बॉल को उसने यहाँ से फेंका और वो यहाँ पे गिरी, तो ये जो टोटल लेंथ होगी ना, वो रेंज नहीं होगी। रेंज तो ये होता है ना, हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितना ट्रैवल करता है। तो यहाँ से आके यहाँ पे वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी रेंज होगी। तो अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की, तो जो रेंज होगी ना, वो हमारे पास कितनी होगी? 2 + 4 विच इज़ 6 मीटर। 6 मीटर इसकी रेंज होगी। ठीक है, अब आप देखो कि अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की ना, तो इस पॉइंट पे मुझे x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। देखो, अब मुझे पता है कि मेरे पास ना थीटा है ना मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं वो जो डायरेक्ट फार्मूलाज है ना हाइट के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, वो मैं नहीं अप्लाई कर सकती, बिकॉज उसके लिए मुझे थीटा भी चाहिए और मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए। दोनों मेरे पास नहीं है, तो मैं और कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ? तो मेरे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और वो किस पे डिपेंड होती है? x और y पे। तो आप देखो कि अगर मैं इस पॉइंट b की बात करूँ ना, तो इस पॉइंट b पर मेरे पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स है। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? पोल की लेंथ। तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ट्रेजेक्ट्री का? y = x tan थीटा 1 - x/r। मैं ये वाला फॉर्मूला ले रही। जब मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री वाला फॉर्मूला बताया था ना, तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला लिखा था। एक ये था, एक था कि x tan थीटा - gx²/2u² cos² थीटा, वो वाला चीज़ थी। लेकिन वो मैं नहीं लगा रही हूँ। द रीज़न इज सेम रीज़न है, हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u भी नहीं है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि मेरे पास रेंज है, मेरे पास x है, y है, tan थीटा नहीं है, तो वो निकल जाएगा। तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। y कितना है? y = 5, 5 = 2,
ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है 2, आर कितना है 6, सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 2 tan थीटा और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 6 दैट इज 4 अपॉन 6 विच इज 2 अपॉन 3 होगा। अब इसको और सॉल्व करो तो tan थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15/4। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 15/4, लेकिन हमको फॉर्मूलाज में जितने भी होंगे ना उसमें मैक्सिमम हमको चाहिएगा क्या, साइन थीटा। तो हमको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा भी चाहिए होगा। tan थीटा हम लोग डायरेक्टली कहीं पे यूज़ नहीं करते, तो इसका मतलब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। वो तो आपको सॉल्व कर ही लोगे, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा आ जाएगा 15 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 241, ये होगा 241 और कॉस थीटा हो जाएगा 4 अपॉन रूट 241। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आ गई, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले आ गया r इक्वल्स टू 6 मीटर। दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई साइन थीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन रूट 241। तीसरा हमारे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 41। ये तीनों चीज़ आ गई, तो बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ बिकॉज हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पेस। ओके, ये हो गया। अब जब आपके पास साइन थीटा है, आर है, तो अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लगाऊं, रेंज क्या होता है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है। अब देखो साइन 2 थीटा, बिकॉज हमारे पास एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू नहीं है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू, इसको खोल देते हैं, यू स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को हमने ओपन कर लिया अपॉन जी। अब अपने पास सारी वैल्यूज है एक्सेप्ट यू स्क्वायर, तो इसका मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, सॉरी आर इंटू जी, आर इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप वैल्यूज पुट करो, ये हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जी की वैल्यू 10 है, 2 इंटू साइन थीटा यानी 15 अपॉन रूट 241 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रूट 241। अब ये दोनों रूट है तो मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बन के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 241 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। क्या अब हम लोग यू स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 15 4 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 241 डिवाइडेड बाई 2 और यू लेना है तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 241 डिवाइडेड बाई 2। मैंने जो डेटाज लिए वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लिए, लेकिन जब आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ना तो ऐसा आएगा कि आप इजीली अंडर रूट भी निकाल सको, मतलब मोस्टली वैसा ही आएगा। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है तो आपको उसका आंसर भी दे रखा होगा कि अगर अंडर रूट में इतना है तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही उसका दे रखा होगा। अब देखो, अब हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एच टी तो निकालना है। तो एच टी में क्या है, एच का फॉर्मूला होता है, कितना होता है एच का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपके पास u स्क्वायर की वैल्यू है, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 2g की वैल्यू इजीली निकल सकती है। उसी टाइप से हमारे पास t निकालना, t क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसमें भी u की वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू, तो आप लोग इजीली पुट करके कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा इस टाइप से क्वेश्चन। बस यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने की थी कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब भी आपको x और y कोऑर्डिनेट्स हमको पता पड़ रहा है कि ये x और ये y कोऑर्डिनेट्स है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि वी हैव हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसके पास एक बॉल है या फुटबॉल है। वो यहाँ से फुटबॉल को u वेलोसिटी x डायरेक्शन में स्ट्रेट किक करता है। अगर वो यहाँ से किक करता है तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी ना, तो ये कौन से नंबर ऑफ स्टेप पे जाके इस बॉल जो है वो इसके स्टेप पे जाके इसको स्ट्राइक करेगी। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। यहाँ पे किसी हाइट पे, लेट्स से दिस इज द हाइट h, इस हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। यहाँ से वो किसी बॉल को सीधी डायरेक्शन में x डायरेक्शन में
u वेलोसिटी के साथ बॉल को हिट करता है तो वो किस नंबर ऑफ स्टेप पे हमको निकालना, हमको नहीं पता नंबर, मैंने यहाँ पे इतने नंबर ऑफ स्टेप लगाया, इसका मतलब ये नहीं कितने नंबर पे होगा, n नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो किस स्टेप पे जाकर ये इसको हिट करेगा, इस स्टेप का नंबर हमको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ गिवन है कि हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, स्मॉल h, ये जो हाइट है ना वो कितनी है, स्मॉल h, ठीक है, और हर स्टेप की ये जो ब्रेड्थ है ना वो कितनी है, चौड़ाई, वो b है, सेम है, वो यूनिफॉर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं मान लेती हूँ कि मेरी जो बॉल है ना वो यहाँ जाके कहीं पे स्ट्राइक कर रही है, तो मैंने मान लिया कि ये n नंबर का स्टेप है, जहाँ पे इसने स्ट्राइक किया ना वो n नंबर का है, और मुझे इस n नंबर को निकालना है कितना होगा। तो अगर मैं मानूँ कि बॉल को मैंने यहाँ से फेंका, तो सबसे पहले ये केस कौन सा हो जाएगा जो हमने पढ़ा था ना कि हम लोग किसी हाइट से बॉल को फेंकते तो उसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सेम केस है, वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन में x डायरेक्शन में u वेलोसिटी से बॉल को स्ट्राइक करते हैं, वही सेम वाला कंडीशन है हमारे यहाँ पे। तो अगर मैंने ये माना कि मेरी बॉल यहाँ पे कहीं पे स्ट्राइक कर रही है, उस जो स्टेयर है, जो सीढ़ी है, वो n नंबर की सीढ़ी है, चाहे वो n 10 हो 12 हो कितना वो हमको नहीं पता, लेकिन वो n नंबर की सीढ़ी है, तो क्या ये रेंज नहीं हो जाएगी मेरे बॉल की, यही होगी ना, जहाँ पे वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है वो हमारी रेंज हो जाएगी। पूरा ले लो आप इसको, ये वाली, ये मेरी रेंज हो जाएगी, और जो हाइट होगी ना वो मेरी हाइट कितनी होगी, ये वाली। तो मेरे लिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऐसे वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके नीचे का हम लोग नहीं पढ़ रहे बिकॉज हमको नहीं पता नीचे बॉल की सिचुएशन क्या होती है, फिर से नीचे जाती है, हमको वो नहीं पढ़ना, हमको बस ये बताना है कि सबसे पहले वो कौन सी सीढ़ी पे स्ट्राइक कर रही है। तो देखो ये हो गया रेंज, ये हो गया हाइट। तो अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर इसकी रेंज हमको नहीं पता, हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, तो इसकी रेंज किसके बराबर होगी, इसकी रेंज n b के बराबर नहीं होगी। द रीज़न इज ये b है, ये b है, ये मैंने ऐसे लिया ना, लेकिन इसको फेंकना यहाँ से आप ऐसे ले लो, कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए, ऐसे ले लो, ये लो, ये यहाँ से, ठीक है, बिकॉज उसने बॉल को फेंका तो यहीं से है ना, तो उसकी रेंज यहीं से स्टार्ट होगी, जिस पॉइंट से उसने फेंका, एकदम कॉर्नर से इसने पॉइंट को बॉल को फेंका है। देखो कोई कंफ्यूजन ना होना, इसलिए मैं इसको और प्रिसाइज कर रही हूँ कि उसने एकदम यहाँ पे जो एज है ना, इसकी स्टेयर की जो एज है, यहाँ से इसने फेंका है और यहाँ पे टच करा, तो उसकी रेंज यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से उसने फेंका है, और जहाँ पे टच करा होगा वहाँ तक होगा, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो मैं फॉर्मूला की बात नहीं कर रही हूँ, तो इसकी रेंज कितनी होगी, ये b प्लस बी प्लस बी प्लस बी, कितने b, बिकॉज हमने मान लिया कि n नंबर की सीढ़ी पे 1 2 3 4 5 n नंबर की सीढ़ी पे टच कर रहा है, तो ये जो b है ना वो भी कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो मैंने मान ली इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, NB। उसी टाइप से अगर मैं हाइट की बात करूँ ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी, NH होगा ना, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H, और n नंबर तक है तो NH हो जाएगा। तो मुझे फॉर्मूलाज नहीं पता, लेकिन ये दो चीज़ें मैंने डायग्राम से निकाली है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर जिसमें डायग्राम से रिलेटेड कोई पूछा है ना, तो सबसे पहले अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाओ, क्या पूछा है, कैसे निकालना है, वो सब बात की बात है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। और आप लोग क्या करते हो ना, जैसे कि मैं नॉर्मल एग्जाम की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करूँ ना, तो वहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया और नहीं समझा, फिर से पढ़ो, उसमें डबल टाइम खराब होता है। एकदम शांत दिमाग से सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक एक स्टेप में अगर कुछ डायग्राम का दे रखा है, अकॉर्डिंगली साथ साथ में डायग्राम बनाओ, ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं हो। फिर जो भी पैरामीटर्स गिवन है डायग्राम के अंदर शो कर दो कि हाँ ऐसा ये सब गिवन है। फिर देखो जब जैसे ही मैंने ये निकाल दिया ना, ये चीज़ मेरे लिए निकालना बड़ी बात नहीं है कि R इसका होगा NB, RH होगा NH, ठीक है, ये दोनों चीज़ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की। ये तो हमने हमारे फॉर्मूला से निकाला, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बचता है, हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, R = U√2H/G होता है। टाइम टी का भी फॉर्मूला लूँगी, लेकिन हमको टाइम टी का क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U2HB। आपके पास R की वैल्यू है, आपके पास H की वैल्यू है, यहाँ से दोनों वैल्यूज आप पुट कर दो, तो R = NB U√2NH/G। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा n² B² = U² मल्टीप्लाई बाय 2NH/G। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी, U² 2U² H/GB², ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n की।
तो अब इसमें क्या, ये तो चलो मैंने सब डेटाज इसकी टर्म में एन बी की टर्म में लिखा होगा, लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी तो आपके पास एन की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैल्यूज पुट करना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो मेन चीज़ है वो आपको ये दो टर्म निकालनी और ये डायग्राम बनाना। तो अगर ये चीज़ आपको आती है ना तो कैलकुलेशन तो देखो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ के उसको एक फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म कर लो, फिर कैलकुलेशन करना इट्स वेरी इजी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ जिसमें आर यू टी फॉर्मूलाज हमको पता है, थीटा की वैल्यू गिवन है और हमने पुट कर दी और हमारा रिजल्ट निकल गया। अगर वो ही क्वेश्चन कराना होगा तो आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप फॉर्मूला रख के सीधा ही कर सकते हो। तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट दिखता है और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी अगर मुझे कुछ नया लगता है तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो थोड़ा हटके चीज़ें हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स अलग है या जो एक्चुअल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं वही न्यूमेरिकल आपको करा रही हूँ ताकि आपको पता पड़े कि क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी। हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और एंगल दे रखा है थीटा, हमको यू दे रखा है, थीटा दे रखा है। आफ्टर टी सेकेंड्स इट इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। देखो प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। अब इसने पूछा कि किसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइनेशन 0 हो जाता है, किसका, वेलोसिटी का। कब होगा, आप देखो वेलोसिटी हम क्या निकालते हैं, जो भी पाथ होगा ना उस पर टेंजेंट। अगर मुझे यहाँ निकालनी है तो यहाँ निकालनी है तो यहाँ निकालनी है तो यहाँ। और इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे जब हम लोग एक्सट्रीम हाइट वाले पॉइंट पे जाते हैं ना तो उस पर टेंजेंट एकदम पैरेलल आता है, और उस केस में इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, 0 ही तो होगा ना। तो इसने ये पूछा है कि आफ्टर टी सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम 0, मतलब इस पॉइंट पे इंक्लाइनेशन 0 हो रहा है। ये पॉइंट कौन सा, एक्सट्रीम हाइट वाला पॉइंट है। इफ़ आर रिप्रेजेंट द रेंज द वैल्यू ऑफ थीटा, टोटल रेंज की बात कर रखी है और थीटा पूछ रखा है। अब आप देखो हमको टाइम कहाँ तक ये यहाँ पे पूछा है ना, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये टाइम कितना होता है। पूरा टाइम जो होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, लेकिन यहाँ पे हमको हाफ टाइम का पूछा है, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इक्वल्स टू इसका आधा यानी u sin थीटा अपॉन जी, ये हमारा टाइम होगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब रेंज की बात करें, देखो हमको नहीं पता हमको कैसे सॉल्व करना है। इनिशियली अगर मैं ये सोचूं ना कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है, जो डेटा गिवन है ना एक बार उसको सॉल्व करो। एग्जाम में ये टेक्निक काम की नहीं आएगी, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तब ये काम की, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि मुझे क्या अप्लाई करना है। वो कब होगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, दिन के 100-150 क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके आपको वो अप्रोच सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आ जाएगी, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने कर रखा होगा। ओके, तो टी हमने निकाल दिया। अब हमको रेंज का पूछा है तो हम लोग सिंपली रेंज का फॉर्मूला निकाल देते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होता है यू कॉस थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में होती है एक्स डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई बाय द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ये टोटल टाइम कितना होता है, आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। ये कितना, मैंने इसको सबसे, अब ये चीज़ आएगी कि यहाँ पे मैंने टी के फॉर्म में क्यों लिखा है, बिकॉज हमको ऊपर हमने टी निकाला तो हमने को इसको भी टी की फॉर्म में लिखना होगा। तो ये टी कितना हो जाएगा, 2t। ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, और हमको इस टी की टर्म में चाहिए तो 2t हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2ut cos थीटा। ये हमारे पास आ गई रेंज की वैल्यू। अब आप देखो कि आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो। हाँ, हमारे पास u की जो वैल्यू है ना वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ कितना, अगर मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करूँ। देखो इसके अंदर जो ऑप्शंस है ना, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ऑप्शंस के अंदर सारे के सारे जो ऑप्शंस है ना वो r और t, स्मॉल t के टर्म में। और ये t क्या है, जिस टाइम पे ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइनेशन 0 हो जाता है। तो हमको हमारे फॉर्मूले में r भी चाहिए और हमको t भी चाहिए और हमको थीटा भी चाहिए। थीटा क्यों चाहिए, बिकॉज थीटा तो हमको निकालना है, लेकिन हमको r नहीं गिवन है। तो हम लोग r को क्या कर सकते हैं, r को लिख सकते हैं किसी और तरीके से। कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है t की ये वैल्यू होती है, तो आप इसे u की वैल्यू निकालो तो u कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा gt अपॉन साइन थीटा होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो हो जाएगा r इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा, तो एज इट इज़ है, और u की जगह हमने लिख दिया gt साइन थीटा होगा। अब इसको और अच्छे से करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा r इक्वल्स टू 2gt स्क्वायर,
अपॉन का हो जाएगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। अब आप कॉट थीटा को यहाँ पे लिख दो तो ये हो जाएगा 2, ये होगा r डिवाइडेड बाय 2gt² होगा। अब g की वैल्यू हमको पता है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू r अपॉन 2 इंटू जी, दैट इज 20। जी की वैल्यू 10 है तो 20t²। और ये वाला जो रिजल्ट है ना वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगर आपको कॉट थीटा में मिलता है तो ठीक है, अगर आपको टेन थीटा में मिलना है तो आपको उसको टेन थीटा में चेंज करना होगा, सब 1 से डिवाइड कर लो, 20t² अपॉन r आ जाएगा। वो आपको जो ऑप्शंस होंगे ना वो भी चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में मेंस के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। अब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना दिखने में ईजी लग रहा होगा पर थोड़ा ट्रिकी है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इसको प्लीज़ पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर इसका ट्रिक आपने पकड़ लिया ना तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगी, एटलीस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन तो बहुत ईजी हो जाएगा अगर इसकी ट्रिक आपने पढ़ ली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे लिखो एंड फाइंड h एंड मैक्सिमम हाइट h। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। 2 सेकंड का पॉज मैं भी ले लेती हूँ, उसके बाद में फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, जिनको होना होगा उनसे हो गया होगा, हो गया हो तो मुझे कमेंट से बताना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन गिवन है, हमको थीटा निकालना है और हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। दिस वर्ड ध्यान से देखो, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है। और यहाँ पे हमको प्रोजेक्टाइल से ज़्यादा हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हमको मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ट्रेजेक्ट्री गिवन है, हमको पता है कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो इसका मतलब x, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो अल्फा ये जो tan थीटा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है tan थीटा। तो हमारे जो थीटा हमको पूछा है वो कितना हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इजी था, इसमें कोई टेंशन। अब बात पूछिए हमको मैक्सिमम हाइट की, कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालनी है। देखो क्वेश्चन के अंदर हमको, अगर मैं मान लेती हूँ कि आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है, आपको लगाना है मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला लगाना है u² sin² थीटा अपॉन 2g, और फिर आप लोग क्या करोगे, हमको यहाँ पे जो x² बीटा की वैल्यू लगा रखी होगी उसको ट्रांसफॉर्म करके वो cos थीटा में होगी, उसको sin थीटा में चेंज करोगे, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा, आप ऑप्शन चेक कर लेना, नहीं आएगा तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। देखो हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x और y। मैंने मान लिया ये मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल वाला पाथ है, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है x और ये हो जाएगा y होगा। अगर जिस पॉइंट पे ये y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हमारी मैक्सिमम हाइट नहीं होगी। ये y है, इधर इतना होगा, इधर इस जगह पे आप देखो y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब यही तो हमारी मैक्सिमम हाइट होती है ना, होती है। देखो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले वाला आंसर आपको क्वेश्चन में मैच नहीं कराएगा। आपको इक्वेशन के टर्म में दे रखा है ना, तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ मैक्सिमम हाइट निकालने का। सी, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी, वही हमारी मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ पे y की वैल्यू ज़्यादा होगी y की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो हमको मैक्सिमा पूछ रखा है ना, तो हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहाँ हमने मिनिमा और मैक्सिमा के केस पढ़े थे कि अगर हमको मैक्सिमा निकालना है तो हम लोग क्या निकालते थे dy अपॉन dx। अगर वो x और y की टर्म में दे रखा होगा, हमारे पास भी सेम इक्वेशन है, y एक इक्वेशन है जो किसकी टर्म में, x की टर्म्स में, तो हम लोग dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालो, तो dy अपॉन dx अगर मैं निकालती हूँ तो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा x। मैंने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, अब तक तो आपको डिफ्रेंशिएशन आ जाना चाहिए। जब मुझे मैक्सिमा निकालना है ना, तो मुझे मैक्सिमा निकालने के लिए इसकी वैल्यू यानी dy अपॉन dx की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन dy बाई x 0 है, वहाँ पे हमको मैक्सिमा मिलता है। हमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा दोनों की कंडीशन यही थी। उसके बाद में d स्क्वायर y अपॉन d डबल डिफ्रेंशिएशन करते थे, तब चीज़ें अलग होती थी। तो हमने ये अलग कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा x, और x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा अपॉन 2 बीटा। हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। हमारे पास आया अल्फा इक्वल्स टू x
एक्स इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 बीटा, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, मैक्सिमा की बात करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है। अगर मैं इस मैक्सिमा x की वैल्यू y में पुट करूंगी तो मेरे पास y की मैक्सिमम वाली वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो मैं पुट कर लेती हूँ y मैक्सिमम इक्वल्स टू अल्फा, x की जगह रखो अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस बीटा, और एक्स स्क्वायर की जगह वापस रखो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर। इसको चेक करने का एक और तरीका, अगर आपको ऑप्शंस के अंदर, अगर जो आपके ऑप्शंस है ना उसके अंदर अगर आपको जो ऑप्शन है वो अल्फा और बीटा की टर्म में ही मिल रहा है ना, तो इसका मतलब आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल टर्म में मिलता है, साइन थीटा या फिर इस टर्म में मिलता है ना, तो आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर हम लोग उस तरीके से सॉल्व करते तो उसमें हमारा अल्फा और बीटा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। उसमें u आएगा, साइन थीटा आएगा, ये सारी चीज़ आएगी। लेकिन जब अल्फा और बीटा इन कांस्टेंट की टर्म में ही आ रहा है ना, तो आपको यही वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए। सबसे पहले आपको मैक्सिमा निकालने के लिए dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसको 0 रख दो, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी और उस x की वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, सही लिखा है क्या मैंने, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ओ ये गड़बड़ होगी ना इधर, ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, और ये सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 होता है ना, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है ना y मैक्सिमम, वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। तो क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन करने से पहले अगर कंफ्यूजन होता है, नहीं हो रहा, तो आपको ऑप्शंस भी चेक करना चाहिए कि ऑप्शंस किस टर्म में आ रहा है। अगर वो अल्फा ही बीटा की टर्म में आ रहा है तो यही तरीका है आपके पास सॉल्व करने का। और अगर साइन थीटा u x y इन टर्म में आ रहा है, x y तो नहीं, u साइन थीटा g इन टर्म्स में आ रहा है, तब आपको सिंपली फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैक्सिमा निकालने का ये एक और तरीका है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ओनली कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी भी है। तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि किसी बॉल को, मान लो ये हमारा पॉइंट O है, यहाँ से उसको थ्रो करा, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है और किसी एंगल थीटा पे उसको थ्रो करा। जैसे ही वो फर्स्ट टाइम पे ग्राउंड को हिट करेगी ना, तो वो यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होने वाली कि बस खत्म हो गया मेरा पाथ, नहीं, वो फिर से रीबाउंड करती है ना, फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन लेती है और फिर दूसरे टाइम पे भी एंगल सेम ही रहने वाला है, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो अल्फा से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, u नॉट अपॉन अल्फा, फिर से नीचे आती है, फिर से रिबाउंड करती है। ये कंटिन्यू पाथ चलता रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, और इस पूरे के पूरे पाथ के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो गिवन है 0.8 v1, और यहाँ पे जो v1 है ना वो क्या है, इस फर्स्ट पाथ के लिए, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम ग्राउंड को हिट करता है ना तो उस पाथ तक के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी है, और 0.81 टोटल पाथ के लिए। तो हमको ये जो u नॉट अपॉन अल्फा आ रहा है ना, आगे भी और आएगा, उसको हमको निकालना। अगर मैं इसको और आगे करती हूँ ना तो ये हो जाएगा u नॉट अपॉन अल्फा का स्क्वायर, इसी टाइप से आगे जाता रहेगा। तो हमको इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल देते हैं। अगर इस प्रोजेक्टाइल के लिए मेरे पास टाइम t1 है, इसके लिए t2 है, इसके लिए t3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा tn, और ये जो स्मॉल tn है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट किसके लिए, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए, ये थर्ड के लिए, वो n के लिए। तो अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 tn होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमको पता है, कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे हम t1 की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, u नॉट, बिकॉज क्वेश्चन में हमको u नॉट गिवन है। अब आप चीज़ देखो कि अगर मैं t2 निकालूँ तो t2 कितना आएगा, 2u नॉट बाई अल्फा, और पीछे वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी।
किस लिए रहेगी? बिकॉज थीटा पूरे के पूरे पाथ में कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी में। तो क्या मैं इस t2 को ऐसे नहीं लिख सकती, t1 अपॉन एल्फा? पॉसिबल है ना, बिकॉज सारी टर्म सेम है, सिर्फ एल्फा एक्स्ट्रा आ रही है। उसी टाइप से अगर मैं t3 को निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, t1 अपॉन एल्फा का स्क्वायर, और tn कितना हो जाएगा, t1 अपॉन एल्फा की पावर n। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, t1 प्लस t1 बाई एल्फा प्लस t1 बाई एल्फा स्क्वायर, और आगे सॉल्व करते जाए तो tn अपॉन एल्फा की पावर n। और ये जो एल्जेब्रिक सम होगा ना इस सीरीज़ का, वो आपको पता होगा, ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा t1 एल्फा और एल्फा माइनस 1। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हो गया। हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना होगा, या तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाला टर्म, और ये रेंज के ही तो बराबर है ना। अगर मैं इस पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट बताऊँ तो ये होगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसके लिए ये होगा, और ये जो टर्म होती है वो रेंज ही तो होती है प्रोजेक्टाइल पाथ की। और रेंज को हम ऐसे नहीं लिखते r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी, ऐसे ही लिखते हैं ना हमेशा। लेकिन हम इसको ऐसे लिख के सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज हमको टाइम की टर्म में चाहिए, हमको थीटा नहीं चाहिए क्वेश्चन में, यू नहीं चाहिए, तो हमको टी की टर्म में चाहिए, इसलिए मैंने यू कॉस थीटा इंटू टी लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, मैं ले लेती हूँ जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये फर्स्ट वाला, तो अगर मैं इस टर्म को लिख दूँ u1, द रीज़न इज़ कि इसमें भी जो कॉस थीटा वाले टर्म है ना, वो तो सबके लिए सेम ही रहने वाले, बिकॉज थीटा में हमारे कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, और आगे भी थीटा ही है, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा। तो मैं इसको लिख देती हूँ u1, और अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ r1, तो ये कितना हो जाएगा u1 t1, यही होगा ना इसके लिए। और अगर मुझे r2 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा u1 अपॉन एल्फा, बिकॉज यहाँ पे u की जगह एल्फा आएगा, तो u1 अपॉन एल्फा हो गया, और मल्टीप्लाई बाय t1 अपॉन एल्फा इक्वल्स टू u1 t1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। अगर मैं r3 की वैल्यू निकालूँ तो आएगा u1 अपॉन एल्फा स्क्वायर और t1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। इसी टाइप से आगे आता जाएगा। तो मैं इस सम को ऐसे लिख सकती हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा u1 t1 प्लस u1 बाई एल्फा t1 बाई एल्फा प्लस u2 t2 अपॉन एल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल्फा स्क्वायर, और आगे करते जाए तो हो जाएगा u1 tn, t1 ही होगा इधर भी, एल्फा की पावर n और एल्फा की पावर n, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका जो टोटल सम आएगा ना वो कितना आएगा, u1 t1 अपॉन 1 माइनस t1 अपॉन एल्फा का स्क्वायर। देखो ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एल्जेब्रिक सम कैसे निकालना सीरीज का, a अपॉन 1 माइनस r। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा u1 t1 एल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब हमारे पास टोटल टाइम की वैल्यू है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले में नहीं लिख सकती? तो मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देती हूँ, जिसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी थी ना वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट है u1 t1 एल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एल्फा माइनस 1 और t1 एल्फा, t1 से t1 कैंसिल, एल्फा से एल्फा कैंसिल, और ये हो जाएगा u1 एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस 1। ये सारी चीज़ मैं हटा देती हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u1 एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब इस एल्फा स्क्वायर 1 को माइनस 1 को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म से खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी यानी एल्फा माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा u1 एल्फा अपॉन एल्फा प्लस 1। ये वैल्यू हमारे पास पीछे रहेगी, ठीक है। अब ये पूरे एंटायर ड्यूरेशन के लिए हमको जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो गिवन है, वो कितना है 0.8 v1 है हमारे पास, लेकिन हमको v1 की वैल्यू नहीं पता है, हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो v1 है ना वो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल जब वो फर्स्ट बार ग्राउंड को स्ट्राइक करता है ना उस टाइम की एवरेज वेलोसिटी है। तो v1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी u1 t1 अपॉन टोटल टाइम यानी t1, सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली u1।
तो हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे 0.8 u1 इक्वल्स टू u1 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0.8 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको मैं लिख देती हूँ 8/10, 0.8 को 8/10 लिख सकती हूँ ना, तो ये हो जाएगा 4/5 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा, हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, और इसका रिजल्ट कितना आएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर है। लाइट चली गई है इसलिए हमको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 4, वही हमको क्वेश्चन में पूछिए, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, यह रखा है एडवांस्ड 2021 में, आई थिंक 2021 में आ रखा है, एक सेकंड चेक करने दो, हाँ ये 2021 में ही आ रखा है। सो ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल, ये हो गया थीटा, ये 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल से 45, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल से 45 होगा तो ये भी 45 ही होगा, बिकॉज टोटल 90 डिग्री होता है। तो मैं ले लेती हूँ ये 45 डिग्री है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो दे रखी है 5√2। द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना यहाँ पे इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट 2 इक्वल पार्ट में। फॉर एग्जांपल पार्टिकल का मास 2m है, तो 2 इक्वल पार्ट में, यानी m और m में बढ़ जाएगा, और एक पार्टिकल नीचे वर्टिकली डाउन, मतलब एक पार्टिकल तो है ना वो सीधा नीचे आ जाता है, कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में, और दूसरा पार्टिकल t टाइम के बाद में, and the other particle t second after the splitting falls to the ground at x distance from point O। और जो दूसरा पार्टिकल है ना वो कुछ डिस्टेंस पे गिरता है, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करता है। और कितनी डिस्टेंस है, ये पॉइंट O लिया है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है। ये प्रॉपर प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, लेट्स से इट्स लाइक दिस, ओके। सो हमको क्या निकालना है, टाइम t, यानी इस दूसरे वाले पार्टिकल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। सबसे पहले हमको थीटा गिवन है, हमको 5/रूट गिवन है, तो हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेंज के अलावा हम लोग इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी निकाल सकते हैं, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन g, वैल्यूज पुट कर लो, 2 × u sin थीटा, ये जो वैल्यू होती है वो होती है u cos थीटा, और ये होता है u sin थीटा। तो u sin थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा कितना होगा, u यानी 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो u sin थीटा की वैल्यू होगी 5/10, तो ये 1 नहीं आ रहा है, मतलब 1 सेकेंड में। सबसे पहली बात, ये इसकी फाइनल रेंज ये नहीं होगी जो मैंने क्वेश्चन, 1 सेकेंड में पहले निकाल देती हूँ, मुझे खुद को कन्फ्यूजन ना हो जाए। जो रेंज है ना उसका फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये रेंज कितनी होती है, u² यानी 5√2 × 5√2 25 × 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा यानी sin 90, उसकी वैल्यू होती है 1/10, तो हो जाएगा 50/10 विच इज़ 5। ये जो 5 मीटर है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते x की वैल्यू 5 नहीं, बिकॉज यहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट पे आकर पार्टिकल 2 पार्ट्स में बढ़ चुका है। इसका मतलब ये नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना यहाँ से वाला, उसको फॉलो नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्टाइल अलग होगा, और यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्टाइल मोशन अलग होगा। लेकिन हमको ये पता है कि अगर ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करा होता और इसने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को फॉलो करा होता, तब इसकी रेंज कितनी होती, 5 मीटर। इसका मतलब यहाँ तक तो इसने फॉलो करा है ना, आधे रास्ते तक, तो ये हमको पता है कि ये डिस्टेंस तो हमारा 5/2 यानी 2.5 मीटर हो गई। इसको मैं ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ A, ये ले लेती हूँ B, ये C। तो हमको पता है कि OB तो कितना होगा, 2.5 मीटर होगा ही। द रीज़न बिकॉज हाफ जो पाथ है ना, ये यहाँ तक के पाथ में तो इसने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को फॉलो करा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हम लोग इसको लिख देते हैं कहीं पे, तो हमारे पास हो जाएगा
टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर वो नॉर्मल को फॉलो करता तो। और रेंज सॉरी ये ओ बी जो है ना, ये हमारे पास कितना आया है 2.5 मीटर। ये चीज़ समझ में आई ना। देखो यहाँ तक सिचुएशन नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद एक पार्टिकल वर्टिकली डाउन आ रहा है, एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये यहाँ पे पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन हाफ पाथ के लिए हम लोग नॉर्मल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल दी। और अगर ये रेगुलर पाथ को फॉलो करता तो कितना आता 1 सेकेंड। अब इसमें बोला है कि एक जो पार्टिकल है ना वो वर्टिकली डाउन आ जाता है कितने 0.5 सेकेंड में, यानी t/2। t/2 ही होगा ना, टोटल t 1 है तो t/2 सेकेंड में वो कितना आ जाता है नीचे आ जाता है। अब आप देखो यहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल होगा ना, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये दूसरा पार्टिकल भी नीचे ही आएगा। ये वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका, अब यहाँ से ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर कब जाता, तब मैं यहाँ पे किसी एंगल पे कुछ वेलोसिटी देती ना तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई अलग से वेलोसिटी थोड़ी दी, इतने एंगल पे वेलोसिटी नहीं दी है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल नीचे की साइड ही, जो हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, वो ही ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में ये पहला वाला पार्टिकल नीचे आया है ना, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, बिकॉज ये वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो अगर मैं टाइम t की बात करूँ ना, तो ये टाइम तो कितना होगा t/2 यानी 0.5 सेकेंड ही होगा। अगर ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आता, वाई डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता ना, तो हम लोग बोलते कि टाइम अलग होता। लेकिन इसने वाई डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करी है, सिंपली नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो टाइम तो उतना ही लगना है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या आती है, वेलोसिटी। इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन के अंदर, तभी तो ये आगे की साइड ट्रैवल कर रहा है। अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी होती ही नहीं, तो जैसे जो पहले वाला पार्टिकल सीधा नीचे गिर गया, वो सीधा नीचे क्यों गिरा, उसका रीज़न यही था ना, उसके पास कुछ वेलोसिटी बची नहीं। एक पार्टिकल था, वो 2 भाग में बटा, एक के पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, वो सीधा नीचे गिर गया। अगर वेलोसिटी होती तो आगे ट्रैवल करता ना। तो अगर दूसरे के पास भी वेलोसिटी नहीं होती तो वो सीधा नीचे गिर जाता, लेकिन नहीं, वो किसी डिस्टेंस पे आगे गया है। इसका मतलब दूसरे पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है। तो अगर मुझे रेंज निकालनी है दूसरे पार्टिकल की, उसने कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, तो मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी। दूसरा चाहिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर। मुझे पता है कि ये पार्टिकल को टाइम उतना ही लगा है दूसरे वाले को 0.5 सेकेंड नीचे आने में, लेकिन वेलोसिटी मुझे नहीं पता। अगर इसकी वेलोसिटी 0 होती ना, अगर इसकी वेलोसिटी 0 होती तो ये भी नीचे गिर जाता, पहले पार्टिकल के जैसे नहीं गिरा। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले 2m पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर इनिशियल है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी 5 थी ना, u cos थीटा 5 था। दूसरा एक m पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 0। दूसरा m पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता, v लिख दिया, तो ये हो जाएगा 10m इक्वल्स टू mv। m से m, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो दूसरा पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर मुझे ये रेंज निकालनी है ना bc, तो मेरे पास वेलोसिटी है 10, टाइम कितना लगा 1/2 सेकेंड यानी 5 मीटर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल करी 5 मीटर। अब मुझे x निकालना है, तो x कितना है OC, वो कितना हो जाएगा OB प्लस BC। OB मैंने बताया कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल्स आई थिंक काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, कुछ लगता है कि यार ये तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट आ गया, तो आप मुझे कॉमेंट से बताना, मैं सॉल्व करवाऊँगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और टॉपिक दोनों ख़त्म होता है। सर्कुलर मोशन रहा है, लेकिन हम लोग आगे वाले चैप्टर में उसको अच्छे से करेंगे। तो अब हम लोग कल वाले वीडियो में करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो थैंक यू।